Good morning, students. Today we are going to start Chapter 8 British Policies and Administration in India after 1858. बच्चों, मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही थी, चैप्टर 8। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ टॉपिक समझाए थे। उसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया। तो आज हम जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, सेकंड सिविल सर्विसेज, थर्ड ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी एंड फोर्थ ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन प्रिंसेस। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स पॉलिसीज। इकोनॉमिक्स पॉलिसीज क्या थी? द इकोनॉमिक पॉलिसी वाज restructured by the British after 1858. They followed the policy of plundering and exploiting the resources of India. The British government abolished the tax on import and allowed free trade in India. That of foreign companies to India and had a distress effect of Indian industries. The Indian industries were the victim of the policy. The financial policy of British government was to protect and fulfill the interest of England. तो इकोनॉमिक्स पॉलिसी क्या थी? 1858 के बाद इकोनॉमिक्स पॉलिसी को रिस्ट्रक्चर किया गया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने इंपोर्ट पर टैक्स खत्म करके और इंडिया में फ्री ट्रेड को अलाउ किया। मतलब जो इंपोर्ट पर जो भी टैक्स लगता था उसको पूरी तरह से फिनिश कर दिया गया और इंडिया में क्या हुआ? फ्री ट्रेड होने लगा। इससे फॉरेन कंपनी इंडिया आने लगी। जितनी भी फॉरेन कंपनी थी वो क्या हुआ? इंडिया आने लगी और इंडियन इंडस्ट्री पर इस पर क्या हुआ? इफेक्ट, मतलब बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसी ने सिर्फ इंग्लैंड के इंटरेस्ट को फुलफिल किया। इस तरह से हमने देखा कि इस पॉलिसी में मनी लेंडर्स को बहुत प्रॉफिट हुआ और क्योंकि विलेजर्स और लेबरर्स की कंडीशन डे बाई डे क्या हो रही थी? बुरी होती जा रही थी। चाइल्ड लेबर को भी प्रमोट किया गया जो इंडियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट था। ब्रिटिशर्स की फाइनेंशियल पॉलिसी ने इंडिया की प्रोग्रेस को पूरी तरह से रोक दिया। नेक्स्ट टॉपिक है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज क्या होते हैं? सिविल सर्विसेज हैड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। द ऑफिशियली अपॉइंट थ्रू सिविल सर्विसेज वर ऑफर्ड हाई गवर्नमेंट पोस्ट तो द इंडियंस वर अलाउड टू अपीयर इन सिविल सर्विसेज exam in 1853, but they could not take the advantage of this situation because the examination was organized only in England and medium of instruction was England language. The age of appearing in these examinations was 23 years in 1853. It was reduced to 21 in 1860 and 19 in 1876. This made it even more difficult for Indians to appear in civil services. जो ऑफिशियल सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट होते थे उन्हें हाई गवर्नमेंट पोस्ट दी जाती थी। 1853 में सिविल सर्विसेज में अपीयर होने के लिए इंडियन की अलाउ किया जाने लगा, लेकिन वे इसकी एडवांटेज नहीं ले पाते थे क्योंकि एग्ज़ाम को इंग्लैंड में कंडक्ट किया जाता था और मीडियम इंग्लिश था। मीडियम क्या था? इंग्लिश था। एग्ज़ाम में अपीयर होने की एज कितनी थी? 1853 में जो एज थी वो कितनी थी? 23 ईयर्स थी। इसके बाद 1860 में 21 ईयर्स हो गई और 1876 में 19 ईयर्स की है। इसमें सिर्फ यूरोपियंस ही अपीयर होते थे। बाद में इंडियंस की डिमांड से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1906 में इसकी एज 24 ईयर्स कर दी। इस तरह से हमने सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा। 1883 में
एल्बर्ट बिल ने इंडियन और इंग्लिश जज के डिफरेंस को पूरी तरह से फिनिश कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी। अब ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इन द बिगिनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी वॉज टू मेक द इंडियंस मेंटल स्लैब्स। द इंडियन एजुकेशन पॉलिसी वॉज initialized in the beginning of 18th century. The 1820 and started imparting English education. The priest missionary along with providing education to Indians. The 1854 Wood proposals had suggested to spread English education simultaneously with the education in Indian language. There was also a proposal to train the teacher for the first time, and secular basis proposal was moted to provide financial grants and scholarship to education institutions. तो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी क्या थी? स्टार्टिंग में ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी का एम क्या था? इंडियंस को मेंटली स्लैब बनाना, मतलब उनको अपनी गुलामी में रखना था। ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी की स्टार्टिंग 18th सेंचुरी में हुई और 1820 में इंडियन आए लोग और इंग्लिश एजुकेशन क्या हुआ? स्टार्ट हुआ, जो इंग्लिश के साथ साथ क्रिश्चियंस को भी प्रीच किया गया। 1854 के वुड प्रपोजल में इंग्लिश एजुकेशन के साथ इंडियन लैंग्वेज को एजुकेशन को भी सजेस्ट किया गया। इस तरह से हमने देखा कि 1882 में लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन बनाया। हंटर कमीशन किसने बनाया था? लॉर्ड रिपन ने बनाया, जो कि लागू किया गया। अब ये जो हंटर कमीशन था वो वुड्स के प्रपोजल के लिए लागू किया गया था। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि हंटर कमीशन किसने बनाया, तो आप आंसर लिखेंगे लॉर्ड रिपन। 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट को पास किया गया, जिससे प्रोफेसर्स के अपॉइंटमेंट को स्टार्ट किया गया। 1919 में एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रोविजनल काउंसिल को दी गई। 1944 के में इस प्लान के तहत 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन की एजुकेशन को कंपल्सरी और फ्री किया गया। इस तरह से हमने क्या देखा? ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट है ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन प्रिंसेस। ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स इंडियन प्रिंसेस क्या है? In 1858, there were 562 states ruled by Indian rulers. The Queen's proclamation had promised not to extend the British terrorists in India and to respect the right, dignity and honor of Indian princes, but it proved make proclamation. In 1874, the King of Baroda Gaekwad was dethroned and replaced by his descendant. In 1876, Queen Victoria Indian affairs with the emergence of the British government as the pronoun authority in India. तो ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स इंडियन प्रिंसेस क्या था? 1858 में 562 स्टेट्स थे जिन्हें इंडियन रूलर्स रूल करते थे। 1874 में किंग ऑफ बड़ौदा और डिथ्रोन करके उसे डिसेंडेंट रिप्लेस किया गया। 1876 में क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस ऑफ इंडिया बनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडिया अथॉरिटी बनने के बाद वहाँ के प्रिंसेस का स्टेटस और भी छोटा हो गया। इंडियन स्टेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इंडियन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में इंटरव्यू करने के लिए अनलिमिटेड पावर थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने इंडियन प्रिंसेस के बिना परमिशन के फॉरेन ट्रैवल पर बैन लगा दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन स्टेट्स के नंबर ऑफ ट्रूप्स को फिक्स कर दिया और ट्रूप्स को ब्रिटिश ऑफिशियल के कंट्रोल में रख दिया। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन प्लान में इंडियन स्टेट्स को इंडिया या पाकिस्तान में क्या किया गया था? शामिल कर लिया गया था और इस तरह से द रिलीजियस कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म वर द इक्वेशंस इन
in the country, the resources of India were completely plundered. Now the British was recognized and restructured and economically independent India, and the process began with the achievement of freedom of country 15 August 1947. इस तरह से बच्चों अभी मैंने आपको इकोनॉमिक्स पॉलिसीज के बारे में बताया, सिविल सर्विसेज के बारे में बताया, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है इसके बारे में बताया, एंड ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स इंडियन नेशन। तो बच्चों आप लोग सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझिए, अच्छे से लर्न कीजिए। जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैं सेंड करती हूँ तो क्वेश्चन आंसर्स अपने फेयर कॉपी में कंप्लीट कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों।